नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक स्टॉक से एक ही बार में, एक ही झटके में शरद पवार और सोनिया गांधी दोनों की चाल को नाकाम कर दिया और उद्धव ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी में एक बार फिर से साठगांठ बन गई है। ये जो उद्धव ठाकरे को कुर्सी से हटाने की कोशिश में लगे हुए थे सोनिया गांधी और शरद पवार, उसकी चाल को समझने के बाद ही शिवसेना के कुछ नेताओं ने उद्धव ठाकरे को सलाह दी कि अब आपके पास एक ही उपाय है, इनके ये जो साजिश है उससे निपटने का मात्र एक उपाय है कि अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसी तरह से संपर्क स्थापित करें और उन्हें अब बताएं कि किस तरह से इस बीच जो दौर चला है उसमें किस तरह से सोनिया गांधी और शरद पवार ने उनको जकड़ लिया है, ऐसी साजिश उनके खिलाफ रच दी है, जिसके बाद अब इससे निकलने का कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। हुआ यूं था कि जैसे ही महाराष्ट्र में जो सियासी समीकरण बदला था और शरद पवार और सोनिया गांधी ने राजनीतिक स्थितियों को देखते हुए उद्धव ठाकरे के साथ संपर्क किया और उद्धव ठाकरे भी मुख्यमंत्री बनने के लिए व्याकुल थे, इन तीनों के बीच महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार वहां पर बन गई। लेकिन जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनाए गए तो उस समय न तो वो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान परिषद के सदस्य हैं। ऐसे में अगर कोई भी सदन के सदस्य नहीं हो तो उस समय 6 महीना तक के लिए कोई भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। ऐसा संवैधानिक प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 164 के पैरा 4 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी सदन का सदस्य हो या ना हो 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उन्हें किसी न किसी सदन का सदस्य बनना होगा। ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री तो बना दिया गया, लेकिन अब उनको विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन का सदस्य बनना था। उनके लिए समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। जनवरी में वहां पर विधान परिषद के कुछ सीटों पर चुनाव हुए, उसके समय भी उद्धव ठाकरे चुनाव नहीं लड़े और वो इंतजार कर रहे थे कि आगे अप्रैल में जो 9 सीटें खाली होगी उस समय वो विधान परिषद का चुनाव लड़ेंगे और फिर जो उनका जो 28 मई को समय खत्म होने वाला है, जो 6 महीने का समय है वो खत्म होने वाला है, उससे पहले अप्रैल में वो चुनाव लड़के फिर से सदस्य बन जाएंगे और उनकी मुख्यमंत्री का जो कुर्सी है वो सुरक्षित रह जाएगी। लेकिन स्थितियां बदल गई। कोरोना के दौर में सारे चुनाव स्थगित कर दिए गए। ऐसे समय में जबकि कोरोना का संकट, कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, तो चुनाव आयोग ने सभी दूसरे जो चुनाव होने थे, लोकल बॉडी का जो इलेक्शन होना था या फिर राज्यसभा का जो चुनाव होना था, जिस समय राज्यसभा का चुनाव धीरे धीरे चल रहा था और जो निर्विरोध चुने जा चुके थे उनको तो सदस्य बना दिया गया, लेकिन जिस जगह पर जिन जिन सीटों पर फाइट थी, जिन जिन सीटों पर 2-3 उम्मीदवार थे, वहां पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था, राज्यसभा के लिए भी। तो ऐसे में विधानसभा या विधान परिषद के लिए उपचुनाव कराना मुश्किल था और इसलिए चुनाव आयोग ने सारे चुनाव सस्पेंड कर दिए थे कि आगे जब स्थितियां अनुकूल हो जाएगी तो उसके बाद चुनाव कराया जाएगा। और ऐसे समय में उद्धव ठाकरे पूरी तरह से फंस गए। उद्धव ठाकरे के पास कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। उनके पास एक रास्ता था राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाने का। राज्यपाल के द्वारा जो मनोनीत किया जाता है विधान परिषद में सीटें, उसके आधार पर ये नॉमिनेट किए जा सकते थे और इसमें 2 सीटें जो थी वो खाली थी। एनसीपी के 2 नेता अक्टूबर में ही इस्तीफा दे चुके थे। जो वहां पर विधानसभा चुनाव होना था महाराष्ट्र में, उससे पहले 2 नेताओं ने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया था और इसके बाद से वो 2 सीटें खाली थी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जो 2 सीटें खाली थी उस पर नॉमिनेशन उनको करना था और इसके लिए वो जानते थे कि इसका नॉमिनेशन कब किया जाना है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधान परिषद की जो 12 सीटों पर जो नॉमिनेट करते हैं राज्यपाल, उनका कार्यकाल है जून में खत्म होने वाला और जून में जो खत्म होने वाला समय है उससे पहले जो 2 सीटें खाली थी उसके पास भी लगभग अभी 9 महीने का समय बचा हुआ है। अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास यह मौका मिल गया कि अगर नॉमिनेशन के लिए कैबिनेट बात करती भी है, बार बार प्रस्ताव भेजती भी है, तो उनके पास कोई बाध्यता नहीं है कि नॉमिनेट किया जाए, क्योंकि नॉमिनेट करने के लिए भी
कम से कम जो उपचुनाव का नियम है कि विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा या राज्यसभा की सीटें जो खाली होती है उसको 6 महीना के अंदर भरना होता है। लेकिन 6 महीना के अंदर भरने के लिए भी एक व्यवस्था की गई है और उसमें यह कहा गया है कि अगर उसका कार्यकाल 1 साल है, 1 साल से कम है कार्यकाल, तो उसके लिए उपचुनाव कराने की जरूरत नहीं है। ये व्यवस्था जो संवैधानिक व्यवस्था है, इसके कारण भगत सिंह कोश्यारी को भी ये समय मिल गया था और उनके पास एक आधार था कि वो उद्धव ठाकरे को नॉमिनेट करें या न करें। उद्धव ठाकरे बिल्कुल फंस चुके थे। उद्धव ठाकरे के पास और कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था। राज्यपाल को वो विवश नहीं कर सकते थे कि हमें नॉमिनेट करें। उनके पास ये जानकारी थी और यहां तक कि शरद पवार भी ये जानते हैं, सोनिया गांधी भी ये जानते हैं, लेकिन इन लोगों ने किसी भी तरह से उद्धव ठाकरे की मदद करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इस जाल में और उनको फंसाते चले गए। शरद पवार के कहने पर ही उद्धव ठाकरे बार बार 2 बार कैबिनेट से प्रस्ताव भेजा राज्यपाल के पास कि वहां जाकर जो प्रस्ताव में था कि उद्धव ठाकरे को नॉमिनेट किया जाए, जो 2 सीटें खाली है। 2 सीटें जो खाली है, राज्यपाल जो मनोनीत करते हैं उसमें भी कई जो पेच फंसे हुए होते हैं। ऐसे वो जो सीटें जो नॉमिनेट किया जाता है उसमें साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा और कोऑपरेटिव, इन्हीं क्षेत्रों से वो नॉमिनेट किया जा सकता था। और समाज सेवा, साहित्य, कला, संगीत, मतलब इन चीजों से उद्धव ठाकरे का कोई लेना देना नहीं है। राज्यपाल चाहे तो नॉमिनेट करें, ना तो ना करें। और दूसरी बात यह है कि जो 1 साल का बैरियर था उपचुनाव के लिए कि 1 साल से कम समय है तो उसमें नॉमिनेट करने या उपचुनाव कराने की जरूरत नहीं है, यह भी आधार भगत सिंह कोश्यारी के पास था। और यह सारी जानकारी सोनिया गांधी को भी थी, यहां तक कि शरद पवार को भी थी। और जो उद्धव ठाकरे और सोनिया गांधी और शरद पवार, ये जो उन लोगों को अपने वकीलों की जो फौज इनके पास है उनसे जो सलाह दिलवा रहे थे, उसमें भी ये ऐसी स्थिति पैदा कर दिए थे कि उद्धव ठाकरे इसी में उलझ के रह जाएं और जल्दी से जल्दी 28 मई का समय वो आ जाए जबकि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना पड़ जाए। और उद्धव ठाकरे को अगर इस्तीफा देना पड़ जाता तो शिवसेना के भीतर कोई भी दूसरा ऐसा लीडर नहीं है जिसको एक्सेप्ट कर पाते शरद पवार या सोनिया गांधी की पार्टी। दोनों पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जैसे कांग्रेस में अगर अभी देखें, महाराष्ट्र कांग्रेस में 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो बाहर लाइन में खड़े हुए हैं। 2 पूर्व मुख्यमंत्री, पृथ्वीराज चौहान और फिर अशोक चौहान, ये 2 पूर्व मुख्यमंत्री किसी ऐसे नेता को स्वीकार नहीं करेंगे मुख्यमंत्री बनने के लिए जो नया नया हो। उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र में एक अलग स्थिति है, उनकी औकात अलग है। ठाकरे परिवार अभी तक राजनीति में सक्रिय रूप से नहीं आया था। ये पहले व्यक्ति हैं, बाल ठाकरे के बाद पहले व्यक्ति हैं जो किंग मेकर की भूमिका से हट के खुद किंग बन चुके हैं। तो ऐसे में, ऐसी स्थिति में कोई भी जो कांग्रेस हो या फिर एनसीपी में भी अगर देखें तो अजीत पवार अभी उप मुख्यमंत्री हैं और अजीत पवार का लंबा अनुभव रहा है। 2 कार्यकाल तक वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं कांग्रेस और एनसीपी की सरकार में। वो किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उद्धव ठाकरे के अलावा किसी भी दूसरे व्यक्ति को वहां पर मुख्यमंत्री बनाया जाए शिवसेना का। आदित्य ठाकरे का लीडरशिप भी वो स्वीकार नहीं कर सकते थे। और ऐसे में उद्धव ठाकरे जो इतने दिनों से भाजपा के साथ जो गठबंधन चल रहा था उसको तोड़ के अगर एक नया गठबंधन के साथ आए हैं तो इसलिए आए थे कि वो मुख्यमंत्री बन सके, इसलिए नहीं आए थे कि शिवसेना का कोई दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाए। उन्होंने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को भी राजनीति में लाया, उनको विधायक बनाया, इसलिए कि अब धीरे धीरे ठाकरे परिवार सक्रिय राजनीति में आना चाहता है। अब बागडोर अपने हाथ में रखना चाहता है, सत्ता का, सिर्फ पार्टी का बागडोर नहीं बल्कि सत्ता का बागडोर भी अपने हाथ में रखना चाहता है। तो ये स्थितियां ऐसी हो गई थी कि एनसीपी और कांग्रेस उद्धव ठाकरे को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे और उद्धव ठाकरे को इस बात की जानकारी हो गई। जब समय नजदीक आने लगा तो उद्धव ठाकरे को ये लगने लगा कि आखिरकार शरद पवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये महाराष्ट्र की स्थिति के बारे में खुल के बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं केंद्रीय नेतृत्व पर इस बात के लिए आरोप लगा रहे हैं कि वहां चुनाव नहीं कराया जाएगा तो हमारा एक मुख्यमंत्री जो है उसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी तरफ जो ये सारी राजनीतिक दांव पेच थी जिसके बारे में उद्धव ठाकरे को बताया गया और फिर उद्धव ठाकरे अपने तरीके से इसको डील करने की कोशिश करने लगे। उनको कहा गया कि आप अब जो पहले पुराने रिश्ते हैं
उसको फिर से सक्रिय कीजिए और इस संकट से निकलने का उपाय किसी न किसी तरह से लगाइए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो शरद पवार अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे और आपको मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ेगा। और इस आधार पर अगर आप गठबंधन से बाहर भी निकलते हैं तो आपकी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। और इस बात को जानने के बाद उद्धव ठाकरे पहुंचे नितिन गडकरी के पास, क्योंकि नितिन गडकरी के साथ उनका पुराना संबंध है, अच्छा संबंध है। और नितिन गडकरी जो हैं वो भी संघ के बहुत चहेते नेता हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी बात नहीं टालते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में नितिन गडकरी की एक अच्छी भूमिका रही है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे को लगा कि नितिन गडकरी के माध्यम से ही इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, क्योंकि पहले भी याद होगा आपको कि जब महाराष्ट्र में ये सियासी संकट चल रहा था और उद्धव ठाकरे शिवसेना के मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, देवेंद्र फडणवीस के बदले किसी और के मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने नितिन गडकरी का ही नाम लिया था। शिवसेना की तरफ से यह प्रस्ताव रखा गया था कि नितिन गडकरी को महाराष्ट्र लाया जाए, उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो नितिन गडकरी के पास पहुंचने के बाद उद्धव ठाकरे ने उनसे ये सारी बातें बताई कि अभी ऐसे संकट के दौर से हम गुजर रहे हैं जहां पर आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर ये मदद नहीं कर पाए तो शरद पवार, सोनिया गांधी अपनी चाल में कामयाब हो जाएंगे और फिर आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में नितिन गडकरी ने उनका साथ दिया और उन्होंने आगे बातचीत की, केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की और उसके बाद उद्धव ठाकरे को बोला कि आप एक बार पीएम मोदी से बात करके देखिए, उसके बाद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और यही नरेंद्र मोदी से बात उन्होंने की। उद्धव ठाकरे नरेंद्र मोदी से बात किए और उसके बाद रातों रात इस समस्या का समाधान निकल गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की लाज भी रख ली, दूसरी तरफ वो उद्धव ठाकरे की कुर्सी भी बचा लिए और तीसरा शरद पवार और सोनिया गांधी जो साजिश रच रहे थे, जो चाल चल रहे थे, उसको भी नाकाम कर दिया। एक तरफ उन्होंने भगत सिंह कोश्यारी को जबरदस्ती ये नहीं कहा कि आप इनको नॉमिनेट कर दीजिए, इसलिए उनकी भी इज्जत बच गई। अब वो स्टैंड चेंज करने की जरूरत उनको नहीं थी, लेकिन इंडिकेट कर दिया कि आप जल्द से जल्द वो जो 9 सीट बची हुई है, जो खाली पड़ी हुई सीट है विधान परिषद की, उस पर चुनाव की घोषणा करवाइए। और उन्होंने राज्यपाल ने तुरंत चुनाव आयोग को भेजा कि ऐसी ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, संवैधानिक संकट की स्थिति है महाराष्ट्र में, तो इसलिए इसके चुनाव की घोषणा करवाना जाना चाहिए। और चुनाव आयोग ने 21 मई की तारीख तय कर दी कि इसके लिए चुनाव किया जाना चाहिए। और फिर उद्धव ठाकरे की ये परेशानी थी जो खत्म हो गई और उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के थोड़ा और नजदीक आ गए। अब कोरोना का समय है, कोरोना काल में तो ये राजनीतिक गतिविधियां बहुत धीमी हो गई है और इसलिए अभी ये सियासी गठबंधन बदलने की उम्मीद नहीं है, संभावना नहीं है। लेकिन जैसे ही ये संकट खत्म होगा, कोरोना का संकट खत्म होगा, महाराष्ट्र में एक और सियासी गठबंधन बनने वाला है और उद्धव ठाकरे अभी से ही इसकी तैयारी करने लगे हैं। अजीत पवार के ऊपर जो भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है सिंचाई घोटाला में, उसकी जांच ईडी के हवाले कर दी गई है। यलगार परिषद और जो अर्बन नक्सल की बात हो रही थी, जिसके लिए बार बार शरद पवार बोल रहे थे, इसकी जांच महाराष्ट्र पुलिस से कराई जानी चाहिए और इसको केंद्र के हवाले नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे उस पर भी अड़ गए हैं, उन्होंने केंद्र को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। तो शरद पवार और दूसरी तरफ जो अजीत पवार हैं, वो दोनों पूरा पवार परिवार जो है वो भ्रष्टाचार में इस तरह से फंसा हुआ है कि धीरे धीरे मौका मिल जाएगा उद्धव ठाकरे को इस बात के लिए कि ये भ्रष्टाचार के मामले इन पर चलते रहे और फिर भ्रष्टाचार के नाम पर ही वो गठबंधन से बाहर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी बाहर से इनको समर्थन देगी और फिर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जिस तरह से पिछली बार उद्धव ठाकरे बाहर से समर्थन दिए थे और भारतीय जनता पार्टी ने अल्पमत की सरकार बनाई थी और कुछ समय के बाद, महीने 2 महीने के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना धीरे धीरे सरकार में शामिल हो गई, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी इस बार कुछ समय तक उद्धव ठाकरे को भारी समर्थन देने के बाद सरकार में शामिल होगी और फिर से एक नया गठबंधन महाराष्ट्र में बनेगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।